24 अप्रैल 1973 के एक ऐतिहासिक निर्णय में सुप्रीम कोर्ट में एक वादी की हार होती है और इस हार से देश जीतता है, संविधान की जीवंतता बनती है, संविधान को आसन्न खतरों से मुक्ति मिलती है और जो प्रतिवादी जीतता है उसकी जीत के सामने एक ग्लास की वाल खड़ी हो जाती है, जिस वाल को हटाने के लिए उस प्रतिवादी को संविधान के कई संशोधन करने पड़ते हैं। फिर भी वे संशोधन उस दीवार के सामने टिक नहीं पाते। हम बात कर रहे हैं भारतीय संविधान के डॉक्ट्रिन बेसिक स्ट्रक्चर की, जिस स्ट्रक्चर को केशवानंद भारती केस में सुप्रीम कोर्ट ने जन्म दिया या इसकी व्याख्या करी या इसको संविधान के तहत शामिल किया। बेसिक स्ट्रक्चर क्या है, इसका प्रादुर्भाव कैसे हुआ, मीन्स इसकी ओरिजिन कैसे हुई, इन सारी बातों को समझेंगे। कौन कौन से ऐसे एलिमेंट्स हैं जो इसके तहत रखे गए हैं, इन सारी बातों को समझेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। संविधान का मूलभूत ढांचा। संविधान का मूलभूत ढांचा मीन्स बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन या बीएस। तो इस ढांचे का इवोल्यूशन या प्रादुर्भाव किसमें हुआ? केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। ये निर्णय 1973 24 अप्रैल। इस न्यायिक निर्णय में सुप्रीम कोर्ट ने मूलभूत ढांचे के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। इस ढांचे के तहत सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमारी जो पार्लियामेंट है वह संविधान के किसी भी अनुच्छेद में संशोधन कर सकती है। उसे संविधान के भाग 20 और अनुच्छेद 368 के तहत यह शक्ति मिली है। बट संशोधन करते समय संसद को इस बात का ध्यान रखना होगा कि कोई ऐसा अमेंडमेंट ना हो जिससे हमारा संविधान मृत प्राय हो जाए, या जिस स्ट्रक्चर को या जिस व्यवस्था के निर्माण के लिए संविधान बना था वह व्यवस्था ही समाप्त हो जाए, संविधान एक मात्र पुस्तक के रूप में हो जाए। तो इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया और खुली छूट दी संसद को, पार्लियामेंट को, कि आप कुछ भी संशोधन कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर आप ऐसा कुछ बनाते हो या ऐसा कोई अमेंड करते हो या कोई अमेंड करके कानून बनाते हो जिससे संविधान, मूल अधिकार या देश की पॉलिटी ही डिस्ट्रॉय हो जाए, तो हम उसको बेसिक स्ट्रक्चर के तहत नल एंड वॉइड घोषित कर देंगे, उसे अमान्य घोषित कर देंगे। तो समझते हैं कि आखिर बेसिक स्ट्रक्चर की जो कहानी है वह कैसे स्टार्ट होती है और कहां जाकर रुकती है। रुक तो रही नहीं है, क्योंकि समय समय पर सुप्रीम कोर्ट विभिन्न एलिमेंट्स को संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर घोषित करता रहता है। लेकिन मामला लैंड रिफॉर्म को लेकर हुआ, मामला हुआ भूमि सुधारों को लेकर, भूमि सुधारों को लेकर। और भूमि सुधारों के तहत क्या हुआ कि सरकार सामाजिक न्याय को सुनिश्चित करने के लिए, क्योंकि उस समय भूमि ही सबसे ज्यादा जो सामाजिक न्याय को सुनिश्चित करने का एलिमेंट्स था, तो सरकार ने यह प्रयास किया कि एक लिमिट के बाद अगर किसी के पास लैंड बचती है तो उसको एक्वायर कर लिया जाए और भूमिहीन लोगों को जमीन दे दी जाए। सरकार का मकसद ये था। लेकिन संपत्ति का अधिकार भी मूल अधिकार था अनुच्छेद 19 एक एफ में, और अनुच्छेद 31 के तहत फंडामेंटल राइट्स था, और संपत्ति भी उसके तहत आती थी। तो सरकार को बड़ी समस्या होती थी किसी की जमीन को लेने में, क्योंकि कोई जमीन का अधिग्रहण होता सीधे लोग सुप्रीम कोर्ट पहुंचते और सुप्रीम कोर्ट सरकार के विरोध में निर्णय देता, सरकार जमीन एक्वायर न कर पाती। तो इसके समाधान के लिए देश के पहले प्रधानमंत्री
पंडित जवाहरलाल नेहरू ने प्रथम संविधान संशोधन किया, प्रथम संविधान संशोधन किया और इससे निजात पाने के लिए एक नई अनुसूची संविधान में शामिल की। उसको कहा गया नवी अनुसूची, नवी अनुसूची। और नवी अनुसूची एक ऐसी अनुसूची बनाई गई जिसमें यह प्रावधान कर दिया गया कि कोई राज्य सरकार या संसद कोई कानून बनाकर इस अनुसूची में उसको लिस्टेड कर देता है तो इस अनुसूची पर सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट का जुरिडिक्शन नहीं होगा, मींस इस पर जुडिशियल रिव्यू नहीं होगा और उस पर या इसके विरोध में कोई निर्णय नहीं दिया जाएगा। लेकिन समय समय पर यह अनुसूची बहुत विवादित रही और अंत में इस केस में भी इसी अनुसूची की वजह से निर्णय आया। निर्णय ये हुआ या मामला ये हुआ कि केरल सरकार के द्वारा एक लैंड रिफॉर्म एक्ट लाया गया और इस एक्ट को संसद ने नवी अनुसूची में शामिल कर दिया। और ज्यों ही लैंड रिफॉर्म एक्ट को नवी अनुसूची में शामिल किया और नवी अनुसूची एक ऐसा ब्लैक होल है जिसमें सब लोग समझ जाएंगे। अब सुप्रीम कोर्ट उसमें ताका झांकी कर नहीं सकता, उस पर कोई रिट बना नहीं सकता। तो जब यह व्यवस्था हो गई कि लैंड रिफॉर्म एक्ट को नवी अनुसूची का पार्ट बना दिया गया तो केरल सरकार ने लैंड रिफॉर्म शुरू किया और शुरू करते करते एक व्यक्ति के मठ के पास पहुंची और उस व्यक्ति के जो मठ के मालिक थे वो थे केशवानंद जी। इनकी जो मठ थी वह केरल में थी और इस मठ के पास बृहत मात्रा में या बृहत स्तर पर जमीन थी और इस जमीन को सरकार ने एक्वायर कर लिया। तो मठ के स्वामी ने कहा, ओ आपने हमारे मूल अधिकारों का हनन कर दिया। 19 का हनन किया, 31 का हनन किया और अनुच्छेद 26 में जो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है उसमें यह है कि आप संपत्ति का अर्जन कर सकते हैं, उसका प्रबंधन कर सकते हैं, रख रखाव कर सकते हैं, राज्य उस पर कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा। तो इन सब ग्राउंड के आधार पर केशवानंद भारती साहब पहुंचे सुप्रीम कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की 13 जजों की बेंच ने 7:6 के रेशियो से एक निर्णय पास किया और इस निर्णय में सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्धारित किया कि जो ये लैंड रिफॉर्म लाया गया है उसका उद्देश्य सामाजिक न्याय को सुनिश्चित करना है, अनुच्छेद 29A को लागू करना है, 29B को लागू करना है और 29A और 29B बेसिकली संबंधित है समान न्याय एवं निःशुल्क गरीब लोगों को सहायता देने के लिए, सामाजिक न्याय सुनिश्चित करने के लिए और 29B संबंधित है राज्य की किसी की भी भूमि को, इमारत को अधिग्रहित कर सकती है और इस अधिग्रहण का उद्देश्य जरूरतमंद लोगों को सहायता देना है। तो इस निर्णय में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो सरकार ने लैंड रिफॉर्म लाया है वो सही है और जो केशवानंद साहब की जमीन एक्वायर की गई है या जो उनके मठ का प्रबंधन सरकार ने लिया है वो भी सही है। लेकिन आगे से सरकारों को, खास करके संसद को, इस बात का ध्यान रखना होगा कि कोई अमेंडमेंट ऐसा ना लाए, क्योंकि यह समय था इंदिरा गांधी का और इंदिरा गांधी ने क्या किया था, बांग्लादेश का जन्म दे दिया, अमेरिका को घुटनों पर ला दिया। तो इंदिरा गांधी टॉप मेजोरिटी में थी और वह अपने अनुसार देश का संचालन करना चाहती थी और अपने अनुसार संविधान को बनाना चाहती थी। तो सरकार के इस प्रयास से जो जुडिशरी थी, न्यायपालिका थी, वो सहमत नहीं थी। न्यायपालिका को ये लगता था कि सरकार कहीं ना कहीं तानाशाही कर रही है। तो जुडिशरी भी इसी फिराक में थी कि कोई ऐसा मामला है जिसमें
सरकार गलती करे और एक हम ऐसा निर्णय दें जिस निर्णय से सरकार को थोड़ा सा बैलेंस किया जा सके। तो सरकार को बैलेंस किया इस केस में, और उसकी बातों को तो स्वीकार कर लिया, लेकिन उसके ऊपर एक अंकुश लगा दिया, और वो अंकुश के रूप में मूलभूत ढांचा को ला दिया, और इस मूलभूत ढांचे को एक प्रगतिशील विचार के रूप में रखा। और सुप्रीम कोर्ट से लोगों ने पूछा, सरकार ने पूछा कि बताइए संविधान के कौन से ऐसे पार्ट हैं या कौन से ऐसे एलिमेंट्स हैं जो मूलभूत ढांचे के तहत आते हैं, या जिनसे पूरा संविधान स्टैंड है, या संविधान की जीवंतता बनी हुई है, लाइव है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा अभी परेशान मत होइए, हम आपको नहीं न दिखाएंगे न बताएंगे कि क्या क्या चीज मूलभूत ढांचे का पार्ट है। और सरकार को यह बताया कि डियर गवर्नमेंट परेशान मत होइए, टाइम टू टाइम हम बताते रहेंगे कि कौन कौन से ऐसी चीजें हैं जो संविधान का मूलभूत ढांचा है, जिसके बिना संविधान नहीं रह सकता। सिंपल सी बात है, शरीर है मानव की, एक अंगुली काट दी जाए तो संभव है कि व्यक्ति जीवित रह सकता है, एक पैर भी ना रहे तो व्यक्ति जीवित रह सकता है, लेकिन अगर सर को ही उसके धड़ से अलग कर दिया जाए, शरीर से उसके सिर को ही बाहर कर दिया जाए, मस्तिष्क को बाहर कर दिया जाए, फेफड़ा को बाहर कर दिया जाए, किडनी को बाहर कर दिया जाए, तो संभव नहीं है कि वह मानव जीवित रहेगा। आप कोई भी व्यवस्था कर लीजिए। उसी तरीके से संविधान में कुछ ऐसे प्रोविजन हैं जिन प्रोविजन के हट जाने से संविधान नहीं बचेगा, एक मात्र मृत प्राय पुस्तक बनकर रह जाएगा। और जो धारणा लेकर हमारे संविधान निर्माताओं ने, हमारे देश के स्वतंत्रता आंदोलनकारियों ने संविधान का निर्माण किया, वो तो फिर गर्दाबाद हो जाएगी। इसी गर्दाबाद से बचाने के लिए, इसी गर्दिश से बचाने के लिए जरूरी है कि संविधान के कुछ मूलभूत ढांचे हैं, जिन मूलभूत ढांचों में कोई अमेंड ना किया जाए। और यह अमेंड अगर सरकार करती है तो हम उस समय देखेंगे कि क्या जो अमेंडमेंट लाया गया है वह डिस्ट्रॉय कर रहा है संविधान को, और यदि संविधान को डिस्ट्रॉय कर रहा है या उसकी प्रतिष्ठा को कम कर रहा है, उसकी विधिमान्यता को कम कर रहा है, तो हम उसको बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट मान लेंगे और आपके उस कानून को हम समाप्त कर देंगे। तो समय समय पर मूलभूत ढांचे के तहत सुप्रीम कोर्ट ने कई एलिमेंट्स को शामिल किया, जैसे कुछ लिख देते हैं। पहला लिख लेते हैं, लोकतंत्र को बेसिक स्ट्रक्चर माना, गणतंत्र को बेसिक स्ट्रक्चर माना, धर्मनिरपेक्षता, सेकुलरिज्म को मूलभूत ढांचे का सिद्धांत माना, संसदीय शासन प्रणाली को इसके तहत शामिल किया, स्वतंत्र न्यायपालिका को इसका पार्ट माना, जेआर को भी बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट माना, और जो अनुच्छेद 32 और 226 के तहत रिट जारी होती है, जो क्रमशः सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के द्वारा जारी की जाती है, इन तमाम बातों को बीएस के तहत सुप्रीम कोर्ट ने समय समय पर शामिल किया। और एक हालिया एग्जाम्पल लेते हैं जिस के तहत सुप्रीम कोर्ट ने जिसके तहत सुप्रीम कोर्ट ने बेसिक स्ट्रक्चर को पुनः शामिल किया, एक एलिमेंट्स को बेसिक स्ट्रक्चर में। एनजेएसी जो एक्ट आया था 99वें संविधान संशोधन, ये 2014 में आया था। इसमें बेसिकली ये नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमेटी, जिसमें कोलेजियम को रिप्लेस करने की व्यवस्था थी। क्या कोलेजियम को रिप्लेस करने की व्यवस्था थी। और कोलेजियम के तहत क्या होता है, सुप्रीम कोर्ट के, हाई कोर्ट के जो जजेस हैं, इनकी नियुक्ति, ट्रांसफर, ये सब किसके तहत होता है, किस व्यवस्था के तहत होता है, कोलेजियम व्यवस्था के तहत होता है। लेकिन 2014 में सुप्रीम कोर्ट ने इस व्यवस्था को समाप्त कर दिया, और इसके पीछे उन्होंने तर्क दिया कि संविधान निर्माता
भारत में स्वतंत्र न्यायपालिका चाहते थे, और ये जो एक्ट आया है एनजेसी, यह सरकार को एक तरीके से वीटो दे रहा है, और सरकार के पास यह शक्ति हो जाएगी कि वो जिसको चाहेगी, संभावना है उसे ही उसे ही सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जज बनाएगी। और इससे क्या है, स्वतंत्र जो न्यायपालिका है, चेक एंड बैलेंस करने के लिए, नागरिकों के अधिकारों की रक्षा के लिए जो प्रॉपर व्यवस्था है न्यायपालिका की, यह व्यवस्था डिस्ट्रॉय हो जाएगी। इसलिए हम एनजेएसी को समाप्त करते हैं। तो ये बात थी किसकी, बेसिक स्ट्रक्चर की। आई थिंक आपको ये समझ में आया होगा। इन समरी हम समझ लेते हैं बेसिक स्ट्रक्चर को। तो बेसिक स्ट्रक्चर का आशय एक ऐसे ढांचे से है जिस ढांचे के अनुपस्थिति में संविधान जीवित नहीं बल्कि मृत प्राय हो जाएगा। जैसे किसी मनुष्य के शरीर से उसके फेफड़े को निकाल लिया जाए, किडनी को निकाल लिया जाए, मस्तिष्क को रिमूव कर दिया जाए, तो व्यक्ति जीवित नहीं रह सकता है। उसी तरीके से संविधान के कुछ मूलभूत तत्व जैसे लोकतंत्र, धर्मनिरपेक्षता, विधि का शासन और फंडामेंटल राइट्स, संसदीय शासन व्यवस्था, इन सबको संसद अमेंड करके नहीं हटा सकती। यही है क्या, बेसिक स्ट्रक्चर। संशोधन कहीं भी पार्लियामेंट कर सकती है, लेकिन पार्लियामेंट इतना ज्यादा संशोधन नहीं कर सकती कि संविधान डिस्ट्रॉय हो जाए, संविधान की जो स्पिरिट थी वही समाप्त हो जाए। तो आज के इस एपिसोड में इतना ही। नेक्स्ट एपिसोड में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।